वेलकम अगेन। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस सोशलाइजेशन के और डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ए टीचर कैन एड्रेस डाइवर्सिटी इन हर क्लास बाई, यानी एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता को संबोधित कर सकती है। ऑप्शंस हैं भिन्नताओं को स्वीकार करके और उसे महत्व देकर। ऑप्शन नंबर 2 है बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का शिक्षा शास्त्रीय संसाधन के रूप में प्रयोग करके। तीसरा है विभिन्न अधिगम शैलियों को समायोजित करके। और लास्ट है मानक निर्देश देकर और निष्पादन हेतु सर्वमान्य मानदंड निर्धारित करके। यानी अब ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार। लास्ट का ऑप्शन तो ये है कि सभी बच्चों के लिए एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि सभी बच्चों को इस कैटेगरी तक या इस लाइन तक करना है। मान लीजिए सब ये एक मैंने क्राइटेरिया फिक्स कर लिया, यहाँ से स्टार्ट करना है और ये जो है इस तक तो आना ही है। ठीक है, ये मैंने एक क्राइटेरिया सेट कर दिया, मानदंड सेट कर दिया। हो सकता है कोई बच्चा यहाँ तक आए, हो सकता है कोई यहाँ तक आए, कोई आगे तक जाए, पर मैंने ये फिक्स कर दिया यहाँ तक तो सभी आएंगे। उनकी इंडिविजुअल डिफरेंसेज वगैरह कुछ नहीं देखे, तो ये एक मानदंड निर्धारित कर दिया। तो ये बात तो बिल्कुल गलत हो जाएगी। ठीक है, अब ऑप्शन 1 से स्टार्ट करते हैं। भिन्नताओं को स्वीकार करके तथा उसे महत्व देकर। जो इंडिविजुअल डिफरेंसेज होते हैं, उनकी वैल्यूज होती हैं, उनको अगर टीचर महत्व देता है तो ये बात तो सही है, उनको एक्सेप्ट करता है तो ये बात तो सही है। दूसरा है बच्चों की सामाजिक संस्कृतियों को, जो बच्चों की सोशल कल्चर बैकग्राउंड, जिस भी बैकग्राउंड से आते हैं, जो उनकी वैल्यूज होते हैं, जो उनके एक्सपीरियंस होते हैं, उनके कल्चर से, सोसाइटी से, उन सब को टीचर एक बेस के रूप में अगर लेके उनके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उनसे लर्निंग कराए तो बेटर है। ये बात भी सही है। तीसरी है विभिन्न अधिगम शैलियों को समायोजित करके। जो अलग अलग लर्निंग स्टाइल्स हैं, क्योंकि अलग अलग कल्चर से आते हैं, अलग अलग बच्चे होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं बच्चों में, तो उनके सीखने की स्टाइल जो होती है, लर्निंग स्टाइल भी अलग अलग होती है। ठीक है, तो ये बात भी सही है, उनको समायोजित करके। तो अपने पास देखो ऑप्शन 1 A B C ये तीनों ठीक हैं, तो देख लेते हैं। जो ऑप्शन नंबर 4 है अपना, इसमें है A B C, तो ये अपना बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है। ऑप्शंस दिए गए हैं, एक बार फिर से क्वेश्चन बता देता हूँ। जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से कौन सा एक ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यानी कि इंग्लिश में ज़्यादा आसान रहता है काफ़ी बार। इनमें से कौन सा एक इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है ऑफ द प्रोसेस ऑफ मीनिंगफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, यानी जो नॉलेज है उनका मीनिंगफुल, ठीक है, मीनिंगफुल कंस्ट्रक्शन करने में। तो पहला है सोशल इंटरेक्शन। ये बात सही है, जो सोशल इंटरेक्शन है उससे बच्चा बहुत ज़्यादा सीखता है। सोशल इंटरेक्शन का मतलब होता है सोशल में जो भी लोग आते हैं सोशलाइजेशन में, जैसे फैमिली मेम्बर्स हो गए, फैमिली के बाहर के रिश्तेदार वगैरह हो गए, आस पड़ोस के लोग हो गए, पीयर ग्रुप्स हो गए, स्कूल की फैकल्टी होगी, टीचर्स हो गए, ये सारी जो हैं सोशलाइजेशन के अंदर आते हैं। तो सामाजिक जो इंटरेक्शन है, सोशल इंटरेक्शन है, वो मीनिंगफुल नॉलेज कंस्ट्रक्ट करने में महत्वपूर्ण है। तो ये बात तो सही है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, लगातार अभ्यास हो, बार बार स्मरण करना, मतलब उसको रटना। ठीक है, ये कहना चाह रहा है, उससे सिर्फ रटना होगा, मतलब याद कर लेगा, पर उसको मीनिंगफुल नॉलेज नहीं होगी। तो ये बात हटा देते हैं। तीसरा है पुरस्कार एवं दंड। पुरस्कार ठीक है, पर दंड की बात हम नहीं कर सकते क्योंकि आरटी मना करती है और आजकल ये करते भी नहीं है, दंड हटा देते हैं। उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंध, मतलब स्टिमुलस रिस्पॉन्स, यानी कुछ स्टिमुलस देंगे बच्चे को तब ही उसका रिस्पॉन्स आएगा। जैसे टॉफ़ी देंगे तो वो पढ़ लेगा, अदरवाइज नहीं पढ़ेगा। तो इसमें भी मीनिंगफुल लर्निंग का कोई वो नहीं है।
तो ऑप्शन नंबर जो 1 है अपना, इसके साथ जाएगा, बिल्कुल सटीक आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, रिसर्च सजेस्ट दैट इन ए डाइवर्स क्लासरूम ए टीचर्स एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम हर स्टूडेंट्स डैश देयर लर्निंग। देखिए ये कहा है, जो रिसर्च अनुसंधान ये बताती है कि एक डाइवर्स क्लासरूम होता है जिसमें विभिन्न कल्चर के, विभिन्न एक्सपीरियंस के, विभिन्न लर्निंग स्टाइल्स के बच्चे एक साथ होते हैं, वो डाइवर्स क्लासरूम होता है। उसमें जो शिक्षक होता है, टीचर होता है, उसकी एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं अपने स्टूडेंट्स से, वो उनके अधिगम में क्या लेकर आती हैं, क्या प्रभाव डालती हैं, वो पूछा गया है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है अधिगम के साथ संबंधित नहीं मानी जा सकती, तो ये बात गलत है बिल्कुल। जो टीचर की जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो बच्चों को मोटिवेट भी कर सकती हैं, डिमोटिवेट भी कर सकती हैं। दूसरा है पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती, तो ये बात भी गलत है। तीसरा है पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। और लास्ट है काम एकमात्र निर्धारक होते हैं, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, बिल्कुल सटीक आंसर है, सही आंसर है। जो टीचर का मोटिवेशन होता है, सॉरी मोटिवेशन नहीं, जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं बच्चों से, तो वो अगर कोई बच्चा नहीं भी करना चाहता तो भी वो कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि टीचर कह रहा है कि हाँ मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो वो कोशिश करेगा और वो कर सकता है। ठीक है, या फिर उसी जगह पे एक टीचर कहता है कि आप नहीं कर सकते, तो वो अगर करना भी चाहेगा तो ये सोच के नहीं करेगा कि टीचर कहता है कि नहीं मैं नहीं कर सकता, मतलब एक मन में ये फीलिंग आ जाएगी कि वो नहीं कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेज इज नॉट ए सुटेबल वे टू हेल्प हाइपर एक्टिव चिल्ड्रन लर्न। क्या पूछा गया है, इनमें से कौन सा एक अच्छा तरीका नहीं है। ठीक है, नॉट ए सुटेबल वे, जो हाइपर एक्टिव चिल्ड्रन होते हैं उनके। सबसे पहले मैं बता दूं, जो हाइपर एक्टिव चिल्ड्रन होते हैं वो एक जगह, मतलब कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऐसी होती हैं, वो बात बात पे हाइपर इन द सेंस एक जगह बैठते नहीं हैं, कोई भी एक स्किल में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं लेते हैं, इधर उधर शरारत करते रहते हैं, और मतलब ज़्यादातर टिक्के नहीं बैठते हैं, अटेंशन कम रहती है उनकी। इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं उनके लिए कौन सा एक सुटेबल तरीका नहीं है। अब देखते हैं, एक कार्य को छोटे प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना, ये मतलब मैंने बताया ना टिक्कर नहीं बैठते हैं, तो कोई भी जो स्किल है, कार्य है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दें, इतने छोटे टुकड़े कि वो बच्चा कर सके। ठीक है, मतलब मान लीजिए कोई बच्चा है 1 मिनट तक टिक के बैठता है, तो उसको कोई भी काम सिखा रहे हैं तो उसको 1-1 मिनट के टुकड़ों में, मतलब ऐसी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे जो 1 मिनट में कर सके। तो ये बात तो सही है, सही है, मतलब अपने को नेगेटिव चीज़ पूछी गई है, सुटेबल तरीका नहीं, तो ये तो नहीं आएगा क्योंकि ये सुटेबल तरीका है। दूसरा है अधिगम के वैकल्पिक तरीके, यानी अल्टरनेटिव वेज, मतलब बच्चा नहीं सीख पा रहा है तो उसको अलग अलग डिफरेंट तरीक़ों से सिखाया जाए, ये बात भी सही है, यानी ये भी नहीं आएगा। तीसरा है उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेश, जो हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं उनको फिजिकल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व किया जाता है ताकि उनकी एनर्जी का कंज्यूम हो और जो उनका हाइपर एक्टिवनेस है वो थोड़ा कम हो, तो ये बात भी सही है, तो ये भी नहीं आएगा। लास्ट है बेचैन होने पर अक्सर उन्हें डांट फटकार लगाना, तो ये बात गलत है। इंक्लूसिव एजुकेशन है, आरटी एक्ट के तहत हम बच्चों को डांट फटकार भी नहीं लगा सकते, मतलब ऐसा कोई काम नहीं कर सकते, डांटना फटकारना मारना पनिशमेंट देना, तो ये बात गलत है। ठीक है, तो ये बात अपनी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाए क्योंकि हमें पूछा गया है नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? रिच लर्निंग। ठीक है, ऑप्शन है वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो ताकि सामग्री लंबे समय तक चल सके, तो ये बात तो कहीं जचने वाली लग नहीं रही। समृद्ध कक्षा का और रिच लर्निंग के लिए
बच्चे एक्सपीरियंस करके सीखेंगे। जब बच्चे करेंगे नहीं, वो जो भी एक्टिविटी रखी हैं उनके साथ खेलेंगे नहीं, उनसे करके नहीं सीखेंगे, तब तक मतलब रिच लर्निंग नहीं हो सकती, मतलब ज़्यादा बच्चे सीखेंगे नहीं। और ये बात कहना गलत होगा कि क्लासरूम में चीज़ों को दूर रख रखा है, सजा के रख रखा ताकि वो, और बच्चों की पहुंच से दूर रख रखा है ताकि वो ज़्यादा समय तक चलें, तो ये बात तो बिल्कुल मतलब गलत है, ठीक है, नेगेटिव बात है। दूसरे, वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य की खुली ताक, मतलब अलमीरा वगैरह, सेल्फ वगैरह बनी हो, रखी हो उसमें, और जो दिन के किसी भी समय प्राप्त की जा सकती है। ये कहीं ना कहीं सही लग रही है कि मतलब क्लासरूम ऐसा हो जिसमें ओपन एक्टिविटी कॉर्नर्स हों और बाल साहित्य की काफ़ी पुस्तकें रखी हों, जिसमें कभी भी लेके पढ़ सकते हैं, चित्र देख सकते हैं, एक्टिविटी कर सकते हैं। ये बात तो सही लग रही है। तीसरा है, अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाली कक्षा, जहां सामग्री को सप्ताह में एक बार मुक्त खेल के लिए बाहर लाया जाता है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि मैटर अच्छा है, ठीक है, नीटली ऑर्गेनाइज्ड है मटेरियल जो भी है, बट उसको वीक में एक दिन ही खेलने के लिए दिया जाता है। यानी कि सप्ताह में एक दिन ही मिलेगा, तो इससे भी कौन सी रिच लर्निंग होगी, ठीक है, तो ये भी हम हटाएंगे। लास्ट है पाठ्यपूरक, ये भी था ना, हाँ, पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचालित, संचरित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा। कौन सी कक्षा में रिच लर्निंग होगी, तो इसमें यह है कि सिर्फ टेक्स्ट बुक का कंटेंट, मतलब सिर्फ किताबों से ही रिच लर्निंग होगी, तो ये कहना भी गलत है, ठीक है। तो अपने पास जो ऑप्शन नंबर बी बचा उसके साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ऑप्शन है, वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। ये बात कहना सही है। जो भी मटेरियल होता है जिससे भी बच्चे पढ़ सकते हैं, उनमें किताब जो है यानी पाठ्य पुस्तक जो है वो एक संसाधन होती हैं। ये नहीं कह सकते हम किताबें ही सब कुछ होती हैं, एक उनमें से एक संसाधन होते हैं, तो ये बात सही है। दूसरा है, वे एक राज्य या राष्ट्र में अधिगम में एक रूपता बनाए रखते हैं। दे आर मेंटेन होमोजेनिटी इन लर्निंग अक्रॉस ए स्टेट और नेशन। तो ये कहना गलत है, क्योंकि हर जगह एक जैसी किताबें वगैरह नहीं चलती, ठीक है। वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। किताब ऐसा करते हैं कि भाई नहीं, ये भी नहीं है। लास्ट है, वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाते हैं। यानी कि ये क्या कह रहा है कि जो पाठ्य पुस्तक है वो ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये कहना भी गलत है। ये कह सकते हैं कि पाठ्य पुस्तक है वो उनमें से एक है, पर ये नहीं कह सकते कि पाठ्य पुस्तक ही सब कुछ है या फिर पाठ्य पुस्तक के बिना काम ही नहीं चल सकता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में एक अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। बच्चों के अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त क्या है। ऑप्शन देखते हैं। नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्र उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए। कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। देखिए, बात यहाँ कुछ सा भी सही लग रही हैं, पर हमें इनमें सबसे बेस्ट को चूज करना है। तो देखिए, नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। अब देखिए, बच्चों के अधिगम में सुधार में सबसे अधिक उपयुक्त चुनना हमें। तो देखिए, रोज़ रोज़ तो मूल्यांकन ये जो असेसमेंट होगी नहीं, तो इसको थोड़ा साइड करते हैं।
दूसरा है शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए। ये बात सही लग रही है। फिर अगला देखते हैं, कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। यानी कि क्लास में ऐसा भी मतलब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जैसे अपना भारत जैसा देश है तो उसमें प्रत्येक टीचिंग मटेरियल, लर्निंग मटेरियल उपलब्ध हो, तो ये भी सही नहीं होगा। अब बचे ऑप्शन 2। पहला है शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए। और लास्ट है शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। यानी रियल लाइफ जो एक्सपीरियंस हैं वो बच्चों को मिले, तो जो बच्चे करके सीखते हैं वो ज़्यादा अच्छी लर्निंग है। तो इससे ऑप्शन नंबर बी से ऑप्शन नंबर डी बेटर रहेगा, तो ऑप्शन नंबर बी भी हटा देते हैं। ये सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किस तरह की मदद करता है? जो डिसिप्लिन होता है वो किस तरह की मदद करता है? ऑप्शन है, बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए, चिल्ड्रन टू रेगुलेट एंड मॉनिटर देयर ओवन लर्निंग। सही बात है। जो अनुशासन होता है, डिसिप्लिन होता है, उससे अगर कोई बच्चा डिसिप्लिन है तो उसको मदद मिलती है कि वो कहाँ अपने मतलब खुद की लर्निंग को इवेलुएट कर सके कि भाई मुझ में क्या कमियां हैं, मुझे किस चीज़ में सुधार करना है। तो ये बात सही लग रही है। दूसरा ऑप्शन है चुप्पी साधे रहना। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ चुप्पी साधे रहें। शिक्षकों को निर्देश देने में, तो ये बात भी गलत है। बच्चों को उनके पाठ को याद करने में, ये बात भी गलत है। सिर्फ रटना नहीं है, ठीक है, सिर्फ पाठ को याद करना ही लर्निंग नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन बच्चे के सामाजिकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं? तो आपको पता है कि बच्चे के सामाजिकरण में मीडिया, विद्यालय, परिवार, पास पड़ोस सभी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो बिना सोचे समझे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों ये। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट स्टूडेंट्स फेलियर इन स्कूल आर करेक्ट? यानी विद्यालय में बच्चे के फेलियर के क्या कारण हो सकते हैं, या फिर इनमें जो नीचे स्टेटमेंट दिए गए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है उस संदर्भ में। ठीक है, ऑप्शन है, विशेष जातियों और समुदायों से संबंधित विद्यार्थी असफल होते हैं तो था क्योंकि उनमें योग्यता की ही नहीं होती या योग्यता नहीं होती। ठीक है, ये कहना तो बिल्कुल गलत है। जो योग्यता है उसका जाति, समुदाय इससे कोई लेना देना नहीं होता, गरीब अमीर इससे कोई लेना देना नहीं होता। तो ये तो बात बिल्कुल गलत है। दूसरी है बात, विद्यार्थी विद्यालयों में असफल होते हैं क्योंकि उन्हें अधिगम के लिए उपयुक्त पुरस्कार नहीं दिए जाते हैं। ठीक है, उपयुक्त पुरस्कार नहीं दिए जाते हैं। तो मतलब ये बात भी कहना कहाँ तक सही है कि उनको रिवार्ड नहीं मिलते, इस कारण से उनकी जो असफल हो जाते हैं, तो ये बात भी गलत है। तीसरा है, विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि शिक्षण उस तरीके से नहीं किया जाता है जो उनके सार्थक हो। बिल्कुल आजकल जो इंक्लूसिव एजुकेशन है और आज की जो शिक्षा नीति है उसमें बच्चे को बिल्कुल गलत नहीं कहेंगे। तो ये बात सही है कि विद्यार्थी असफल इसलिए होते हैं कि जो टीचिंग मेथड्स टीचर यूज़ करते हैं या फिर जिस प्रकार से टीचिंग करवाई जाती है वो उनके अप्रोप्रिएट नहीं हो, उनके अकॉर्डिंग ना हो। तो ये बात तो सही लग रही है। तीसरा है, विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय व्यवस्था प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकताओं और उनकी अभिरुचियों पर ध्यान नहीं रखती है। ये बात भी सही है क्योंकि डाइवर्स लर्नर्स होते हैं, अलग अलग संस्कृतियों से, अलग अलग कल्चर से, अलग अलग लर्निंग स्टाइल्स के जो बच्चे होते हैं, स्कूल वाले उनकी सभी जो नीड्स हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, उनको पूरा नहीं कर पाते हैं। ये बात भी सही है, यानी सी और डी अपने पास सही है। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो 1 है इसमें सी और डी है, ये करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के दोस्तों क्वेश्चन इतने ही थे।
सोशलाइजेशन के हमने कम से कम 40-50 क्वेश्चंस कर लिए हैं। इनसे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। आपका जो सीटेट रीट वगैरह होगा इन्हीं टॉपिक्स में से आएंगे। सोशलाइजेशन 1-2 नंबर आपका पक्का है। बाकी वीडियो दोस्तों अच्छी लगी हो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। बाकी दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल स्पेशल नोट्स 1 के नाम से अगर सर्च करेंगे तो आ जाएगा। ये हमारा लोगो है, इसे आप पहचान सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको PDF वगैरह, रीट, एस्टेट, सीटेट, बाकी टीचिंग एग्जाम्स के सभी जो सब्जेक्ट हैं उनके नोट्स, अच्छे नोट्स यहाँ पे डाले गए हैं, वो आपको मिल जाएं। बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स फॉलो करना चाहते हैं कर सकते हैं। अगली वीडियो तक दोस्तों खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।